हेलो गाइस। हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, और हमने पढ़ा था उसके बारे में एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो उसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी आर। अगर हम ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर की टेल से मिला दें, तो जो पहले वेक्टर ए वेक्टर की टेल से लेके बी वेक्टर के हेड तक जो ट्रायंगल की थर्ड साइड बनेगी वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर। ओके, ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है। फिर हमने मैथमेटिकली निकाला था कि जो आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा ये वाला एंगल होता है। थीटा कौन सा एंगल होता है? जो कि बी और ए की डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है वो बना रहा होता है, ये थीटा होता है। ओके, 2ab cos थीटा, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था। सिमिलरली डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि अगर ये एंगल अल्फ़ा होता तो जो साइन अल्फ़ा आया था वो आया था बी का साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, मॉड बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये हमने कैसे सॉल्व किया था? ऐसे यहाँ पे हमने वो ट्रायंगल बनाया था एक 90 डिग्री वाला, और उसका हमने ड्राइव किया था। ये हमारा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है PARA, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो पहला क्या था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ वेक्टर ए, अगर कोई वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इन दो वेक्टर्स की हेल्प से अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, तो जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर को हम टेल से ज्वाइन कर दें, ये बी की टेल है, ये ए की टेल है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, इसे ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो इस टेल को हमने ज्वाइन कर दिया, ए और बी वेक्टर की टेल्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और जो ये पूरा एंगल है ए और बी के बीच वाला, ये थीटा एंगल है। ए और बी के बीच वाला जो एंगल है वो थीटा है। ओके, सो हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ए और बी वेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया उनकी टेल से, और जो उनके बीच का एंगल वो थीटा है। तो और फिर अगर हम उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, जो पैरेललोग्राम का डायग्राम बनेगा, जो डायगोनल बनेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ओके, और ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये वाला एंगल अल्फा ले लेते हैं जैसे, ठीक है। सो अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सेम पिछली बार जो डिराइव किया था वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, अगर हम यहाँ पे ये इसे ऐसे करते हैं, ये 90 डिग्री लेते हैं, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी लाइक बी वेक्टर होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होती हैं, तो ये भी बी वेक्टर होगा, राइट। और अगर ये वाला एंगल थीटा है ए और बी के बीच में, तो ये इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा। ओके, किस किस को इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये वाली साइड बी है, ये पैरेललोग्राम है, ये वाला मेरा पैरेललोग्राम है, तो क्योंकि ये सब पैरेलल होते हैं ना, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? जो इसकी जो ये वाली जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर होगा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर होगा। मैंने आपको पहले बता रखा है जो वेक्टर्स होते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, उसे हम कहीं पर भी शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो लाइक ये वाला जो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी एक तरीके से बी वेक्टर ही होगा। और अगर इन दोनों के एंगल के बीच थीटा है, ए और बी के बीच में जो थीटा है, तो यहाँ पे भी जो ये वाली लाइन है और जो ये वेक्टर है, इसके इन दोनों के एंगल का बीच थीटा ही होगा। ओके,
और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, इसकी डायगोनल था पैरेललोग्राम का, और ये जो एंगल है वो अल्फा है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इतना ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा दो तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सेम ट्राइंगल वाले ऊपर वाला पार्ट बन गया जो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है। तो सिमिलरली जो इसका वो आएगा यहाँ पे भी मॉड वो सेम आएगा, क्या आएगा कि अंडर रूट ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। और जो इसमें मेरा साइन अल्फा आएगा, अल्फा इज ये वाला एंगल जो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा ए वेक्टर के साथ बना रहा है, वो अल्फा है। तो वो क्या आएगा, वो आएगा मॉड बी का साइन थीटा, मॉड बी का साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, मॉड आर। ये अल्फा कहाँ से आता है, अल्फा यहाँ से आता है। इस वाले ट्राइंगल को अगर पूरे 90 डिग्री वाले ट्राइंगल को कंसिडर करोगे तो जो साइन अल्फा होगा वो ये वाली साइड होगी डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हाइट डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, तो ये वाली जो ये हाइट है वो किसके इक्वल होती है, वो बी साइन थीटा के इक्वल होती है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, ये वाली साइड होती है बी साइन थीटा के इक्वल, और जो ये वाला पोर्शन है ये होता है बी कॉस थीटा के इक्वल। ओके, सो तो अगर हम करेंगे तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, सो ये हमारा साइन अल्फा हो गया। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हमने करा था लास्ट टाइम, अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया था, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ भी नहीं है, बस ध्यान रखना है मतलब कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अगर इसे ऐसे कंसिडर करेंगे तो ट्राइंगल ही बन जाएगा, एक तरीके से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही हो जाएगा और फिर उससे आंसर आ जाएगा। सो फाइनली रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया कि अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है ये, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा वो होगा मॉड ऑफ आर, तो उसका होगा रूट ऑफ मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये टोटल एंगल थीटा है। और ये जो ये वाला एंगल है वो अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है। तो जो साइन अल्फा होगा वो बी साइन थीटा बाई आर होगा, बी साइन थीटा बाई आर होगा, मॉड बी है ये भी। ओके, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है ना, जहाँ पे मॉड लगा देते हैं तो उस पर वो मैग्नीट्यूड आता है। वेक्टर के लिए दो ही चीज़ चाहिए ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये रहा और डायरेक्शन ये रही। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल था। अगर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन आती है तो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन भी आप बड़े सिंपल से कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा कि अगर दो वेक्टर्स हैं जिनकी हमने टेल को ज्वाइन कर रखा है, ऑरिजिन ऑफ द टेल्स उनकी सेम है, तो जो और अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं उन दो वेक्टर्स को दो साइड बांध के पैरेललोग्राम की, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये। गुड, आगे चलते हैं। इसमें पैरेललोग्राम लॉ में एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस लेते हैं स्पेशल केस लेते हैं। क्या स्पेशल केस है कि जो मेरे जो दो वेक्टर हैं ए और बी, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या आता है रिजल्टेंट, अगर सीधे सीधे फॉर्मूले में लगते हैं रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ये एक क्या रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा ना, और ये क्या होगा, डायगोनल होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये सब कुछ आ गया ना, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री रख देंगे। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0 चली जाएगी, तो सिर्फ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ओके, तो जब 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट, तो दोनों बस स्क्वायर के साइड का जो दोनों साइड का जो स्क्वायर का सम होता है बेसिकली, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर का जो वैल्यू आएगी। और जो थीटा होगा, थीटा कितना होगा भाई, तो यहाँ पे अगर टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा कितना होगा, मॉड बी बाई ए, मॉड बी बाई मॉड ए, ठीक है ना। ये वाली साइड क्योंकि बी हो जाएगी एक तरीके से, अगर ये बी है तो ये वाली साइड भी बी हो जाएगी,
और ये ए है ही, तो इस ट्राइंगल में अगर हम कंसिडर करेंगे 90 डिग्री का ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, या फिर से अल्फा ले लेते हैं, रिजल्टेंट और ए के बीच में जनरली हम अल्फा बनाते हैं, जो tan अल्फा हो जाएगा वो b बाई ए, हाइट बाय बेस। ओके, सो ये 90 डिग्री वाला स्पेशल केस था। स्पेशल क्या था बस थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा कई बार 90 डिग्री वाला जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, तो याद रखना उसका रिजल्टेंट कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आता है ना, और जो tan अल्फा कितना होता है वो b बाई ए होता है। रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है, tan अल्फा b बाई ए होता है। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब और क्या है, ये एक मतलब मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं कि अगर, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने 3 चीज़ सीखी एडिशन में। एडिशन में हमने 3 चीज़ सीखी। पहली हमने सीखी थी कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो कि वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे वो एक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं जो कि जैसे अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में, ये वाला जैसे इसमें ए वेक्टर ये भी सेम डायरेक्शन में, बी वेक्टर ये भी सेम डायरेक्शन में, और आपस में मतलब पैरेलल है। और अपोजिट डायरेक्शन में कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट वेक्टर्स हो गए। सो कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं जहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। अगर पैरेलल अब 2 तरीके से हो सकते हैं, कि सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, कि अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ओके, तो हमने पहले इनका एडिशन सीखा था। तो इसमें क्या होता था, सीधा सीधा मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाता था रिजल्टेंट, और इसमें क्या होता था रिजल्टेंट, मॉड ए डिफरेंस ऑफ मॉड बी, है ना, जो भी बड़ा होगा उसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करके डिफरेंस, तो ये रिजल्टेंट आया करता था। उसका सेकंड हमने सीखा ट्राइंगल लॉ, और थर्ड हमने सीखा पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ ये था कि अगर ये ए है, ये बी है, तो ये आर होगा। और पैरेललोग्राम लॉ ये था कि अगर ये ए है, ये बी है, तो ये आर होगा। ओके, सो ये हमने 3 चीज़ सीखी अभी तक कॉलिनियर में। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, अब इसकी अगर बात लेते हैं, कॉलिनियर से ये आता है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट, कि अगर ए और बी वेक्टर है तो उसका मैक्सिमम क्या होगा। भाई यहाँ से इन दोनों से हमारा फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था हमारा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये है हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ट्राइंगल लॉ से भी पैरेललोग्राम लॉ से भी। और इधर क्या है, ए प्लस बी और ए डिफरेंस भी है। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ के लिए थीटा कुछ भी हो सकता है। तो अब ये मतलब जनरल केस है एक तरीके से। तो हम इसके लिए बात करते हैं, तो हमें पता है रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट का जो वो होता है मॉड होता है, वो होता है कि मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सो बेसिकली क्या है हमारे पास, हमें बताना है कि 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, अब हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, तो उनका जो एडिशन है वो मैक्सिमम किस एंगल के होगा, थीटा पे। ये है ना कि ए और बी के एंगल के बीच में थीटा कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फाइनली दोनों ये भी हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में हो, और ये भी हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। सॉरी, एक इधर और एक इधर। सो ये सारे थीटा कुछ भी हो सकता है इसमें से हमारा, कोई सही बात है ना ये कि। तो अब यहाँ पे जो थीटा है ये कुछ भी हो सकता है, तो हमें इसका मैक्सिमम निकालना है, तो हमें इसका कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए। कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, +1 और -1। सॉरी, यस, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, +1 और -1। +1 कब होता है, +1 होता है, +1 कब होगा, तब हमारी दोनों मतलब थीटा क्या होगा, 0 होगा। थीटा इक्वल्स टू 0 पे कॉस थीटा +1 होता है ना। और थीटा -1 कब होता है, जब थीटा हमारा 180 डिग्री होता है। ये सबको क्लियर है ना, कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है और 180 डिग्री पे -1 होता है, सबको पता ही होगा। तो लाइक कॉस थीटा 0 होता है, क्या कहते हैं, 1 होता है 0 पे, कॉस 0 इक्वल्स टू 1 है ना, और 180 पे -1 होता है। सो ये हमारा हो गया कॉस थीटा के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा का 0 का मतलब क्या होगा, थीटा का 0 का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन में, और थीटा का 180 का मतलब क्या हुआ, थीटा का 180 का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ से अगर हम करेंगे, अगर यहाँ पे से +1 है तो ये 2 केस बनेंगे। अगर +1 डालेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, का रूट। और अगर यहाँ पे -1 डालेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये क्या है,
ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा तो मॉड a प्लस मॉड बी बन जाएगा ना। और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर रूट से रूट कट जाएगा तो मॉड a माइनस मॉड बी बन जाएगा, राइट। मैक्सिमम मिनिमम सबको समझ में आ गया। तो मैक्सिमम होता है जब कॉस थीटा 1 होता है, थीटा कॉस थीटा 1 कब होता है, थीटा इसको से 0 पे, इसका मतलब जब सेम डायरेक्शन होते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसका मतलब कॉस थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है, तो जो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो a प्लस बी आता है मैक्सिमम। और अगर माइनस अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, थीटा 180 के इक्वल होता है तो कॉस थीटा -1 होता है, तो हमारा ये डिफरेंस आता है, ये मिनिमम है, ये मैक्स है, ये मिनिमम है, ठीक है। और इसका मतलब एग्जाम्पल अगर आप वैसे मतलब ये तो लाइक न्यूमेरिकली हो गया, अगर दिमाग से सोचोगे तो ऐसे सोचो, बीच में एक डब्बा रखा है ना, या फिर एक बड़ा सा बॉक्स है, तो अगर दो लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर है, सबको पता है ना, जो हमने स्टार्टिंग में कही थी फोर्स इज़ अ वेक्टर। तो अगर दो लोग उस पर डब्बे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर दोनों एक साइड में एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स होगी डब्बे पे, है ना, तो सबसे ज़्यादा आसानी से डब्बे को हम खिसका सकते हैं। और अगर दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो सबसे मुश्किल होगा उस डब्बे को खिसकाना, जिस मतलब समझो, अगर एंगल पे किसी लगाते तो कुछ रिजल्ट आता, लेकिन अगर सब मतलब अगर मैक्सिमम फोर्स लगानी है उस डब्बे को खिसकाने के लिए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना। अगर गाड़ी को आगे हमें खिसकाना है, कभी गाड़ी बंद कर पड़ गई सड़क पे और हमें गाड़ी को धक्का लगाना है, तो सब एक ही डायरेक्शन में धक्का लगाते हैं ना। ये तो नहीं ना कि एक सामने वाला पीछे की साइड से धक्का लगा रहा है और आगे वाला पीछे की साइड से धक्का लगा रहा है, मतलब उल्टा नहीं लगाता ना कोई भी, सबको एक ही डायरेक्शन में धक्का लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है जब सब सेम डायरेक्शन में फोर्सेज लगेंगी जब भी मैक्सिमम फोर्स क्रिएट होगी, है ना। सो लाइक दैट। तो ये हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स का फंडा हो गया। अब थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दो फोर्सेस हैं, एक 7 न्यूटन की और एक 5 न्यूटन की, और हमें इसका मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो क्या है कि एक पार्टिकल है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 7 न्यूटन की और एक 5 न्यूटन की। एंगल हमें बता नहीं रखा क्या है, लेकिन हमें मिनिमम फोर्स निकालनी है। तो जैसे ही हमें मिनिमम फोर्स उन्होंने बोला तो हमें एकदम से समझ आया कि एंगल क्या होगा, अभी 180 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे मिनिमम फोर्स होती है। अब मतलब 180 डिग्री का क्या मतलब, अपोजिट डायरेक्शन। और मिनिमम फोर्स होती कितनी है, डिफरेंस होता है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। यहाँ पे 7 बड़ा है तो 7 में से 5 माइनस कर दो, तो 2 न्यूटन की फोर्स आएगी, जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स आएगी। रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया क्या कहा मैंने, कि एक पार्टिकल है, उस पर दो फोर्स लग रही है, एक 7 न्यूटन की एक 5 न्यूटन की, एंगल उसमें थीटा है, हमें नहीं पता क्या एंगल है, और हमसे उन्होंने बोला कि मिनिमम फोर्स बताओ। तो जब उन्होंने बोला मिनिमम फोर्स बताओ तो हमें खुद ही पता चल गया कि एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्सेस लग रही हैं, उसी केसेस में मिनिमम होता है। तो जब हमें पता चल गया कि 180 डिग्री या मिनिमम अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट हमें पता है, और उसका जो आंसर आता है वो भी हमें पता है कि डिफरेंस होता है, 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया 2, सिंपल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें बताना है इसमें से किसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता। रिजल्टेंट मुझे पता है 4 न्यूटन है, इनमें से किसका नहीं हो सकता रिजल्टेंट 4 न्यूटन। ये हर एक 4 ऑप्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं, उनका कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब जब उन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उसका कुछ रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट कुछ भी आ सकता है ऑन द बेसिस कि हमें थीटा क्योंकि नहीं पता। तो हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि इसमें इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी दो फोर्सेस हैं जब वो दोनों को ऐड करेंगे तो कभी उसका आंसर 4 न्यूटन तो आएगा ही नहीं, ये बताना है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे भाई, रेंज होगी इस वाली, अगर 2 न्यूटन लग रहे हैं तो उसका एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा। मिनिमम कितना होगा, 0 होगा, 2 और 2 का डिफरेंस। मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ऐसे इसमें अगर करेंगे 2 और 4 की बात, तो इसका मिनिमम कितना होगा, 2 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, 6 होगा। सिमिलरली इसमें करेंगे 4 और 8 होगा, मिनिमम कितना होगा, डिफरेंस होगा दोनों का, और एडिशन करके मैक्सिमम आएगा। सिमिलरली इसमें करेंगे
तो 2 और 8 का डिफरेंस 6 और इसका जो मैक्सिमम होगा वो 10। तो ये एक रेंज हो गई है ना। हमें मिनिमम पता है कि किसी भी दो फोर्सेस को अगर हम ऐड करें तो उसका मुझे मिनिमम पता है, मिनिमम आंसर क्या आ सकता है, मैक्सिमम आंसर क्या पता है। तो मुझे पता है जो आंसर आएगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं आएगा। तो अब बस ये देख लो कौन से में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 4 नहीं आ रहा। 0 और 4 में तो 4 आ ही रहा है, 2 और 6 के बीच में 4 आता है ना, 4 और 8 के बीच में भी 4 आ ही रहा है, 6 और 10 के बीच में 4 नहीं आता। तो आंसर 4th वाला ऑप्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन की और एक 6 न्यूटन की, और इन्होंने हमें क्या गिवन किया है कि नॉन कॉलिनियर फोर्सेस हैं, नॉन कॉलिनियर है। ओके, नॉन कॉलिनियर का मतलब पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल नहीं है, तो मतलब जिसका मिनिमम होगा वो कितना होगा, इसका इन दोनों का अगर मिनिमम निकाल तो डिफरेंस आता है 4 न्यूटन होता है, और इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो 16 न्यूटन होता है, राइट। तो जो मिनिमम होगा नॉन कॉलिनियर, तो इससे जो मिनिमम होगा थोड़ा सा 4 न्यूटन से जो भी रिजल्टेंट होगा वो 4 न्यूटन से तो बड़ा ही होगा, और वो 16 न्यूटन, ये इक्वल टू नहीं है सॉरी, है ना, 16 न्यूटन से छोटा होगा, क्योंकि नॉन कॉलिनियर फोर्सेस हैं। ये वाला आपको समझ में आनी चाहिए, ये वाली बात, कि जो अगर नॉन कॉलिनियर है तो मतलब समझ रहे हो ना कि हल्का सा 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर 4 कब होगा, 4 तो जब होगा जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो कॉलिनियर फोर्सेज होंगी, है ना। तो कॉलिनियर तो है नहीं, नॉन कॉलिनियर है, तो 4 नहीं हो सकता, लेकिन 4 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 और 16 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ओके ना, तो मतलब यही क्वेश्चन था कि उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे कि जो ये रिजल्टेंट होगा वो बिटवीन, पहला ऑप्शन था बिटवीन 6 एंड 10 के बीच में होगा, दूसरा ऑप्शन था बिटवीन 4 एंड 16 के बीच में होगा, तीसरा ऑप्शन था मोर देन 6 होगा, और चौथा ऑप्शन था मोर देन 10 होगा। सिंगल ऑप्शन चूज़ करना है हमें, तो मतलब 6 और 10 तो मैं पता है ना सेकंड ऑप्शन होगा, 4 और 16 के बीच में आंसर आएगा, क्योंकि अगर जिन्होंने कहेंगे 6 और 10 तो 5 भी हो सकता है ना, और मोर देन 6 तो वही अगेन 6 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 5 भी आंसर आ सकता है, मोर देन 10 तो मोर देन 10, लेकिन 10 से कम भी तो आ सकता है आंसर। और क्या कहते हैं, ये आंसर सही कितना है, 4 एंड 16 के बीच में। ओके, ये 3 क्वेश्चन हमने किस पे पकड़े, मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर करे थे, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर कई बार मतलब टुच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये वाला इसलिए आपको रिवीजन, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको करके दिखा दे ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए, और जब आप क्वेश्चंस करोगे खुद से तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ये हो गया। उसके बाद अब हम करते हैं एक छोटा सा नया सा कॉन्सेप्ट और है, अभी तक हम जनरली ये नोट कर लो या फिर क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे करता हूँ। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ए, बी और सी। ओके, 3 वेक्टर है, और हमें क्या करना है, इनका जो रिजल्टेंट लाना है वो 0 लाना है। रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इन 3 वेक्टर्स का जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अब इसमें पहला क्या हो सकता है कि वो कॉलिनियर हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो नॉन कॉलिनियर हो सकते हैं। तो अगर कॉलिनियर हो सकते हैं तो मतलब पैरेलल होंगे, तो मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जब कॉलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन बनेगी कि सम ऑफ 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू द थर्ड वेक्टर, कि अगर ए प्लस बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा, ए का मॉड और बी का मॉड वो सी के मॉड के इक्वल होगा। किस किस को समझ में आ रही है बात, कि जब कॉलिनियर होंगे तो ये वाली कंडीशन में ही सेटिस्फाई होगी। किस किस को ये बात समझ में आ रही है कि अगर 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, और मुझे उसका रिजल्टेंट 0 चाहिए, तो जो 2 का जो सम होगा वो तीसरे के इक्वल होगा, ठीक है ना, जब भी तो 0 होगा भाई। अगर मान लो तीनों सेम डायरेक्शन में लग जाएंगी तो 0 होने का कोई मतलब ही नहीं। अगर कॉलिनियर है, कॉलिनियर में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सेम या फिर अपोजिट,
तो अगर तीनों सेम डायरेक्शन में लगेंगी तो कुछ मतलब ही नहीं सेम होने का। अगर तीनों सेम डायरेक्शन में लगेंगी फोर्सेस तो रिजल्टेंट कभी जीरो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर ए और बी और सी जीरो नहीं है तो रिजल्टेंट तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो मतलब हमेशा एक कुछ मतलब अपोजिट तो लगेगा ही। तो मतलब क्या होगा, तीन में से दो एक डायरेक्शन में लगेंगी और एक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, राइट ना। दो सेम में होंगी और एक उसके अपोजिट में होगी। तो जब अपोजिट में होगी तो जो सी है वो ए और बी के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए और बी के इक्वल होगा, जब भी तो आंसर जीरो आएगा। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई किसी को? कि अगर ए और बी है, ये अगर डब्बा है, ये डब्बा है, इस पर ए लग रही है और बी लग रही है, तो और इधर की साइड सी लग रही है, और ये डब्बा रेस्ट पे है, मतलब हिल डुल नहीं रहा, मतलब जो रिजल्टेंट है इस डब्बे पे ज़ीरो है। तो किस कंडीशन पे ज़ीरो होगा? इस कंडीशन पे ज़ीरो होगा कि जो मॉड ऑफ सी है वो मॉड ऑफ ए और बी के इक्वल है। ठीक है, सिंपल बात है, लेकिन मतलब समझ में आनी चाहिए। उसके बाद क्या, नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर है अगर तीनों वेक्टर्स नॉन कॉलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है, मतलब बीच में कुछ थीटा वीटा बना रहे हैं आपस में, तो क्या कंडीशन होगी कि रिजल्टेंट उनका जीरो आएगा। तो ये मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये ए और बी के बीच में कुछ एंगल हो गया थीटा, कुछ नहीं। अब मुझे पता है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मुझे पता है ये वाला जो वेक्टर होता है ये आर होता है, ये तो सबको पता है। ये वाला जो वेक्टर होता है ये आर वेक्टर होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ए और बी का सम होता है। तो मुझे पता है ए वेक्टर का सम और बी वेक्टर का सम मुझे पता है रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ओके, तो अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर के जस्ट अपोजिट एक वेक्टर बना लूँ, ये इसके पैरेलल होगा लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट वेक्टर टेल की ए से बी के हेड तक होता है, ये अपोजिट होगा, तो ये वेक्टर मेरा सी वेक्टर होगा। तभी तो सम जीरो बनेगा। मुझे ज़ीरो बनाना है तो मुझे आर को बिल्कुल कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कब होता है? जब बिल्कुल उसका अपोजिट वेक्टर ले लो, कि अगर ए और बी वेक्टर का मुझे ए और बी का जो सम आ गया वो आर आ गया, तो मुझे आर का एक नेगेटिव आर लेना पड़ेगा, जब तो आंसर जीरो आएगा। जो नेगेटिव आर क्या होगा, वो सेम लेंथ का होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसे मैंने सी वेक्टर कह दिया। सो यहाँ से मेरी क्या कंडीशन बनी? यहाँ से मेरी कंडीशन बनी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर नॉन कॉलिनियर है, ए बी और सी वेक्टर नॉन कॉलिनियर हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो आना है, तो वो उसे मैं ट्राइंगल की साइड्स में ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ। वो जो ए और बी और सी हैं वो ट्राइंगल बना सकते हैं मेरा। किस किस को ये कंडीशन समझ में आई? समझ में आया ये मैंने क्या कहा तीन वेक्टर्स के बारे में? ये मैंने दो जो पार्ट कहे, किस किस को समझ में आया कि अगर ए बी और सी तीन वेक्टर हैं और रिजल्टेंट मेरा ज़ीरो है, तो या तो कॉलिनियर होंगे ए और बी सी, है ना, या फिर नॉन कॉलिनियर होंगे। अगर कॉलिनियर होंगे तो क्या मेरा आएगा रिजल्ट कि किसी भी दो वेक्टर्स का जो सम होगा वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा। ये तो आएगा कॉलिनियर के आंसर में। और नॉन कॉलिनियर के आंसर में क्या आएगा? नॉन कॉलिनियर के आंसर में आएगा कि जो ए और बी और सी वेक्टर है उसे मैं ट्राइंगल की तीन साइड में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मेरा रिजल्टेंट ज़ीरो है तो। ठीक है, रिजल्टेंट ज़ीरो है, ये ध्यान रखना जब भी हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें रिजल्टेंट ज़ीरो आना चाहिए। ए बी सी हमने तीन वेक्टर लिए और उसका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है, तो कोलिनियर के केसेस में दोनों का सम तीसरे के सम के बराबर होगा, और नॉन कोलिनियर के केसेस में उन तीनों को मैं ट्राइंगल के साइड्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैंने बताया कि क्यों कर सकता हूँ, कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कि अगर मेरा ये ए और बी दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो जो मेरा रिजल्टेंट आता है वो ये वाली वेक्टर आता है, तो मैं इसका अगर एक अपोजिट वेक्टर सी ले लूँगा तो ये रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर जीरो आएगा। ए और बी है, ए और बी का सम किया तो आर आ गया, और आर में से अगर मैंने सी माइनस करा तो ज़ीरो हो गया। और सी क्या होगा? सी आर के मतलब बिल्कुल अपोजिट होगा, कि अगर ये आर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जा रहा था तो सी उसके हेड से टेल तक जाएगा। सो ये पहला ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ट्राइंगल की साइड्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और ट्राइंगल का एक क्या कंडीशन होती है? ट्राइंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि दो साइड का जो सम होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, बड़ा या फिर इक्वल। और इक्वल तो नहीं, इक्वल में तो मतलब लाइक इक्वल क्या होगा, ये जब यही वाली बात अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वल कब बनेगा भाई? अगर ये ट्राइंगल है ना, तो हमेशा मतलब क्या होगा, ए और बी क्या होगा? ग्रेटर देन ए और बी सी से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप इसे ऐसे करते चले जाओगे कि थोड़ी देर में ये ऐसा बन जाएगा कि बिल्कुल ही छोटा छोटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी अभी ए और बी सी से बड़ा है,
तो इक्वल कब होगा, इक्वल जब होगा जब लाइक ये ट्राइंगल है और ये जो दो साइड है ये नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, ये ऐसे जाती जा रही है, ऐसे जाती जा रही है, और नीचे आते आते लाइक एक दूसरे से मिल टाइप गई। ये वाला एरो इधर बनेगा इसका वैसे, मतलब समझ आ रहा है मैंने क्या कहा कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स थी ऐसे थी, तो वो अगर ये वाला एंगल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फाइनली जब ये तीनों साइड चपटी हो जाएंगी, मतलब तीनों साइड ओवरलैप कर जाएंगी, तब a प्लस बी मेरा c के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तो लाइक ट्राइंगल नहीं बनेगा, वो सीधी लाइन पे ओवरलैप कर जाएंगी। तो a प्लस बी हमेशा c से बड़ा होना चाहिए। एक दो लेंथ, ये तो सबको ही पता है, ट्राइंगल का हमने पहले भी पढ़ा रखा है 9th 10th 8th 9th 10th में, कि जो ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये बस मैंने आपको मतलब दिखाया कि फीलिंग्स से दिखाया कि कैसे आपको लगना चाहिए कि हाँ बड़ा होता है। और तो ये हमने कर लिया कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के ऊपर, कि अगर 3 वेक्टर हैं रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के लिए केसेस क्या होना चाहिए। कॉलिनियर के लिए हमने करा कि एक साइड प्लस दूसरी साइड का जो सम होना चाहिए वो तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए, और नॉन कॉलिनियर के लिए क्या किया कि ए और बी का जो सम होना चाहिए वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। वेल डन। इस पर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 4th क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन अगर पहले चल चुके, 4 ऑप्शन है 10 10 एंड 10। सेकंड ऑप्शन है 10 10 एंड 20। थर्ड ऑप्शन है 10 20 20। फोर्थ ऑप्शन है 10 20 40। ये 4 ऑप्शन है, हर एक में 3 हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, और हमसे पूछा है इनमें से किसका जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं हो सकता। रिजल्टेंट जो है कैन नॉट बी 0। इन तीनों में से किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि 3 वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, या तो वो कॉलिनियर होंगे या फिर नॉन कॉलिनियर होंगे, है ना। तो हम नॉन कॉलिनियर की कंडीशन लेके चलते हैं, क्योंकि मतलब कि a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर हम ये वाली कंडीशन ले लेंगे तो दोनों चीज़ पूरी हो जाएंगी ना। इक्वल वाले साइन में कॉलिनियर की बात हो गई, और ग्रेटर वाले साइन में उसकी नॉन कॉलिनियर की बात हो गई। तो ये वाली कंडीशन लाइक ओवरऑल कंडीशन हो गई। 3 वेक्टर्स हैं अगर तो देख लो अब किस में हो रहा है कि a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पहले वाला एग्जांपल में लोगे तो कोई भी 2 साइड का सम करोगे 10 और 10 20, तो हमेशा वो बड़ी आ रही है, सही है। तो ये इस वाले में मेरा बन सकता है। अगले वाले में करेंगे 10 10 20, तो अगर 20 और 10 करेंगे 30 बड़ी आ रही है, लेकिन अगर 10 और 10 करेंगे तो 20 इक्वल आ रही है। तो ये वाला केस क्या है, कॉलिनियर वाला केस है, याद रखना। ऊपर वाला नॉन कॉलिनियर वाला केस है, ये वाला कॉलिनियर वाला केस है, दिख रहा है। उसका नीचे चलेंगे तो नीचे देखो 10 और 20 का सम करेंगे तो 30 आएगा, वो भी हमारा 20 से बड़ा है, तो ठीक है। और बाकी की कोई सम करेंगे 20 और 20 40 करेंगे, वो तो 10 से बड़ा है ही, दिख रहा है, तो ये भी ठीक है। ये वाला देखो, ये वाले में आगे गड़बड़, 10 और 20 करेंगे तो 30 आएगा, 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 आएगा, विच इज़ लेस देन 40। तो 2 साइड का सम छोटा आ गया 40 से, तो ये वाला ऑप्शन होगा जिसमें रिजल्टेंट हमारा 0 नहीं हो सकता। ओके, 3 वेक्टर्स का ये वाली कंडीशन अगर हम लगाएंगे कि a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तभी रिजल्टेंट 0 आएगा, अदरवाइज रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है 5th वाला भी। इसमें एग्जांपल वही ऑप्शन लेते हैं 2 4 और 8, 4 8 एंड 16, 1 2 एंड 1 एंड 4 है 0.5 1 है 2। इसमें से मुझे बताना है कि इसका रिजल्टेंट 0 है। इसमें मुझे बताना है कि इसका रिजल्टेंट 0 है। तो सेम कंडीशन लगानी है कि मुझे चेक करना है कि a प्लस बी किस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। तो 4 2 6, 6 8 से छोटा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा। ऐसे 4 और 8 12, 16 से छोटा है तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा। 1 और 1 2 और 2 के बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन है आंसर, है ना। और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली कंडीशन, इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉलिनियर भी है। ओके, तो थर्ड आंसर है। और 4th वाला भी नहीं हो सकता, 0.5 और 1 है, तो वो 2 से क्या है, छोटा है, बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया।
उसका 6th क्वेश्चन सिंपल है, मतलब ये जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ हमने करा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें दे दिया है कि दो वेक्टर्स हैं, एक 3 का मैग्नीट्यूड है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, और ये जो एंगल है थीटा या ये है आपका 60 डिग्री। तो आपको रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 5 cos 60। रिजल्टेंट का मॉड आ गया। तो cos 60 कितना है? cos 60 आपका हाफ होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 15 बनेगा, और ये कितना होगा? 9 होगा प्लस 25, तो ये प्लस 15, तो टोटल कितना होगा? 49 का रूट हो गया। जो मॉड आर हो गया वो 49 का रूट हो गया, तो 7 यूनिट्स आपका रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट हो गया। जो ये अल्फ़ा होगा रिजल्टेंट वाला, जो अल्फ़ा होगा, तो साइन अल्फ़ा अगर आप करोगे तो साइन अल्फ़ा कितना होगा? 5 का साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर मॉड का, 5 इंटू साइन थीटा साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। ओके गाइस, तो फाइनली हमने आज के लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा। उसके बाद हमने उसका स्पेशल केस किया 90 डिग्री वाला, यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। फिर हमने कोलिनियर वेक्टर्स में का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी सीखी कि कितनी होती है, कि जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैक्सिमम होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जब क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो मिनिमम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। एंड देन हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर अब एक नोट हमने लिखा कि जब 3 वेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट 0 आने के लिए a+b हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू c होना चाहिए। एंड देन फिर हमने फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना था। अगले लेक्चर्स में मैं आपको वेक्टर को डिवाइड कैसे करते हैं, अगर x एक्सिस और y एक्सिस में उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को उसके 2 कंपोनेंट्स में, तो वो आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। थैंक यू।